हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आपका सारथी विकास रथ श्रीवास्तव आपके इस रिगम क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो है इकोनॉमिक सिस्टम पे, जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पहला टाइप है। तो आज इसमें सारी चीज़ आपको फुल डिटेल कोर्स कराया जाएगा। पूरा फुल लेक्चर इसमें है। तो आप लोग इस वीडियो को जो मिस ना करें, पूरे अंत तक देखें, लास्ट तक देखें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग अभी फ़िलहाल इस नए वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसे ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को सेकंड पार्ट समझने में आसानी हो। तो हम लोग चलते हैं अपने वीडियो में। चलते हैं हम लोग अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का जो पहला टाइप है, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो इकोनॉमी को अच्छे तरीके से चला सके, जो ह्यूमन बींग्स के वांट्स को अच्छी तरह से फुलफिल कर सके, उसे इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। तो एक बार डिफिनीसन हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है डिफिनीसन? कि इकोनॉमिक सिस्टम्स रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन बींग्स के जो इच्छाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन का क्रिएट किया जाता है, क्रिएशन किया जाता है, उसे इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। समझ में आई बात? इकोनॉमिक सिस्टम रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक, अगले डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम इज मीन्स बाय विच सोसाइटी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम वो चीज़ है जो सोसाइटी या गवर्नमेंट क्या करती है? ऑर्गेनाइज करती है क्या चीज़ को? रिसोर्सेज को। एंड डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। किसको? ह्यूमन बींग्स को, या जियोग्राफिकल रीजन या कंट्री को। समझ में आई बात? तो इकोनॉमिक सिस्टम इज मीन्स बाय विच सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल रिसोर्सेज सर्विसेज एंड गुड अक्रॉस अ जियोग्राफिकल रीजन या कंट्री। क्लियर है? नेक्स्ट डिफिनेशन एक और देख लेते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम एनी ऑफ द वे इन विच द ह्यूमन काइंड हैज अरेंज फॉर इट मटेरियल प्रोविजन। मतलब मटेरियल का जुगाड़ करना, अपने पास अरेंज करना, उसे इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, ताकि हम लोग की ज़रूरतें को पूरा हो सके। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम का मेन रोल यही है कि जो ह्यूमन बींग्स है, उनकी वांट्स को, उनकी इच्छाओं को सेक्रेसिटी ऑफ रिसोर्सेज से पूरा करना, ये इसी को इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। और इसमें जितने भी फैक्टर्स लागू होते हैं, उनके तहत इस कार्य को किया जाता है। ये इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। आगे में चलते हैं तो जिसका जो है कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या? एक इकोनॉमिक सिस्टम इज अ मीन्स बाय विच सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल रिसोर्सेज सर्विस एंड गुड अक्रॉस जियोग्राफिकल रीजन कंट्री। जो पिछले डिफिनेशन में हम लोग ने देखा था कि इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसी है जो सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है क्या चीज़? हमारे रिसोर्सेज को, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, सर्विसेज एंड गुड अक्रॉस द जियोग्राफिकल रीजन और कंट्री, और जियोग्राफिकल रीजन और कंट्री तक पहुँचाती है, इकोनॉमिक सिस्टम कहलाती है। इकोनॉमिक सिस्टम रेगुलेट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इकोनॉमिक सिस्टम कैसे रेगुलेट होती है भाई? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक सिस्टम कैसे होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन सी? जैसे लैंड, कैपिटल, लेबर, फिजिकल रिसोर्सेज। क्लियर? एन इकोनॉमिक सिस्टम encompasses many institution, agency, entities, decision making process and patterns of consumption that comprise the economic structure of given community। इकोनॉमिक सिस्टम क्या करती है? जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के तहत एक कंजप्शन पैटर्न बना देती है, ताकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा बरकरार रहे, न ज़्यादा हो न कम हो, ज़्यादा खपत भी ना हो, ज़्यादा इसका यूज भी ना हो। क्लियर है? तो इन अ कंट्री available resources have to be utilized, manufacture and distribute of goods and service which would meet other needs of the peoples so that they are satisfied। मतलब हमारी कंट्री में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, उसको यूटिलाइज करके, उसको मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स और सर्विस को, ताकि ह्यूमन बींग्स के सेटिस्फाई वांट्स को हम लोग क्या कर सके, नीड्स को क्या कर सके, हम लोग पूरा कर सके। समझ में आए? कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आई? एक बार और इसको रीडिंग कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? एन इकोनॉमिक सिस्टम इज मीन्स बाय विच सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल रिसोर्सेज सर्विसेज एंड गुड्स अक्रॉस अ जियोग्राफिकल रीजन और कंट्री। ठीक। इकोनॉमिक सिस्टम रेगुलेट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों को पता ही है कौन कौन से होते हैं? लैंड, कैपिटल, लेबर एंड फिजिकल रिसोर्सेज। इनके तहत ही सारे हमारे रिसोर्सेज को बनाया जा सकता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है।
तो इकोनॉमिक सिस्टम इनकम्पासेस मैनी इंस्टीट्यूशन, इसको अरेंज करके इसको बनाने का काम कौन करते हैं? इंस्टीट्यूशन होती है, एजेंसी होती है। फिर डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस उसमें लगता है, किस टाइप के गुड्स बनाने हैं, किसके लिए बनाने हैं, ये सब जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, और पैटर्न, क्या पैटर्न देना है कंजप्शन का, ये सब अरेंज करना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी। In a country, available resources have to be utilized to manufacture and distribute the goods and services which would meet other need the people so they are satisfied. जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको यूटिलाइज करके, मैन्युफैक्चर करके लोगों तक पहुंचाना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये इकोनॉमिक सिस्टम है। क्लियर होगी बात? इकोनॉमिक सिस्टम अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आगे में चलते हैं, किसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लक्षण क्या है। तो इकोनॉमिक सिस्टम ऑलवेज फंक्शन विद द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। वो किससे करता है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज की जो कमियां, उससे फंक्शन करता है, उसको उसमें से वो अरेंज करके लोगों तक पहुंचाता है ताकि सिस्टम इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली हो सके। एंड रिसोर्सेज विल डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द नीड्स ऑफ द पीपल आर मीट, ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। जो भी हमारे पास कम रिसोर्सेज है उनको अवेलेबल करा के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि सिस्टम इफेक्टिवली इफिशिएंटली चलते रहे, रुके ना, लोगों की ज़रूरतों को पूरा हो सके। ठीक, नेक्स्ट है, एन इकोनॉमिक सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ पीपल्स दैट द सोसाइटी ह्यूमन बींग्स अलोन कैन कंस्टिट्यूट इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं पीपुल्स के तहत ही काम करती है कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को किस टाइप के डिमांडेड है। तो इकोनॉमिक सिस्टम एक इस पर भी डिपेंड करती है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है, उसके तहत वो काम करती है। क्लियर? नेक्स्ट, अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन आर क्रिएटेड एंड यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग। कैसी स्मूथ फंक्शनिंग हो सके इकोनॉमिक सिस्टम का, ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना पड़ता है कि ताकि हमारे ज़रूरतों को फिर मतलब जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरा हो सके, बीच में स्टॉप ना, स्मूथ फंक्शनिंग होते रहे। नेक्स्ट, द बेसिक ऑब्जेक्टिव विद विच एन इकोनॉमिक सिस्टम फंक्शन इज टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ पीपल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक सिस्टम का? मेन ऑब्जेक्टिव वही है जो सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द पीपल। क्लियर है कि हमारे लोगों के जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक है, आप लोग एक बार देख लीजिए। जो पहला है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के तहत होता है, कंप्राइजेज ऑफ पीपल्स होता है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए होता है, एंड सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ पीपल। क्लियर? आगे चलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करेगी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होंगे वो कैसे काम करेगी। तो 3 क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या बनाए ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा सके। हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। तीन क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं इकोनॉमिक सिस्टम जैसे ही बनता है तो, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। तो हम लोग व्हाट टू प्रोड्यूस में देख लेते हैं क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड ऑन व्हाट इज वांटेड। किस पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, व्हाट इज वांटेड, हमें क्या चाहिए। अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स बिकॉज इट्स हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। जो कंट्री है सारे गुड्स तो नहीं बना सकती है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। हेंस डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज एंडोमेंट अ कंट्री वुड डिसाइड व्हाट इट कुड प्रोड्यूस। तो कंट्री क्या सोचती है या ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचता है कि हमें क्या ऐसा बनाना चाहिए, क्या प्रोड्यूस करें कि रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन फॉर अनवांटेड गुड्स। जो रिसोर्सेज है वो उसका यूज कहाँ ना हो सके, अनवांटेड गुड्स, जैसे नार्कोटिक ड्रग्स। अब ड्रग्स को बनाने लगे उसका क्या मतलब, वो क्या इफेक्ट डालेगा इकोनॉमिक सिस्टम? नहीं। तो ऐसे अनवांटेड चीज़ नहीं बनाना, ऐसा बनाना है ताकि ह्यूमंस की वांट्स को पूरा किया जा सके और कम रिसोर्सेज में, लिमिटेड रिसोर्सेज में। सो द इकोनॉमिक सिस्टम ऑप्ट टू प्रोड्यूस ओनली गुड्स दैट वुड सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या सिर्फ चूज करता है कि ऐसा गुड्स जो सिर्फ लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। क्लियर बात है, समझ में? मतलब अनवांटेड गुड्स बनाना ही नहीं है। अनवांटेड गुड्स क्यों बनाए, उसमें रिसोर्सेज क्यों वेस्ट किया जाए कि उससे लोगों को हानि ही पहुँचे। तो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा गुड्स चूज करता है जो लोगों के, सभी लोगों को
ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो आते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या लगाए, टेक्नोलॉजी क्या लगाए, इन्वेस्टमेंट कैसा हो, तभी प्रोड्यूस होगा। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 3 चीज़ है, स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। बिना स्ट्रैटेजी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो नहीं सकता। टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगे तो वो फिर बनेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्शन रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से। तो 2 टाइप्स के टेक्निक्स होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होते हैं, प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट्स। क्लियर, लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, जो लोग हैं जो वहाँ पे लोग काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उन लोग की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, इफिशिएंटली एंड ग्रोथ। कैपिटल से क्या होता है, पूंजी लगाने से क्या होगा, और भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और भी ज़्यादा ग्रो होगा। क्लियर, लेबर क्या, एक मान लो कोई एक बिजनेस बैठ रहा है, तो बिजनेस बैठ रहा है उसमें लोगों की ज़रूरतें पड़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे भी सुधरेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा। और कैपिटल इंटेंसिव, जितना ज़्यादा पूंजी लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, इफिशिएंटली ग्रो करेगा। ठीक है, a very important question is whether the available funds should be invested in sophisticated research and development or meeting the basic needs of people. Very important question है कि जो फंड्स है, जो भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए या मीटिंग के जरिए, ताकि लोगों की ज़रूरतों को हम लोग पूरा कर सकें। पूरा रिसर्च करके ही तभी हम लोग गुड्स बनाएंगे, ताकि वे हमारा जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी, वो सब वेस्ट ना हो जाए। क्लियर, नेक्स्ट, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, मेन है। ठीक है, हमने भाई सोच लिया कि क्या हमें बनाना है, इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, लेकिन किसके लिए बनाना है, कोई एक डेमोग्राफिक रीजन्स है, कोई एक एज है, रिस्ट्रिक्शन है, क्या मतलब किसके लिए बनाया जाए। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज यूटिलाइज, द कंट्री एज अ होल शुड बेनिफिट एंड नॉट फ्यू सेगमेंट। कुछ लोगों के लिए नहीं बनाना है हमें कुछ, हमें फुल बेनिफिट के लिए बनाना है, होल लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए बनाना है। अब नमक है, नमक क्या है, नमक सारे लोग यूज करेंगे, किसी फ्यू सेगमेंट के लिए तो है नहीं। अब यही पीछे हम लोग जैसे एग्जांपल देखे थे ड्रग्स का, ड्रग्स क्या है, फ्यू लोग से यूज करेंगे, सभी लोग यूज नहीं करते, तो वो वेस्ट हो गया, अनवांटेड हो गया। तो ऐसे ही गुड्स, ऐसे प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने हैं कि ताकि सारे लोग को मिल सके। क्लियर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो नेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्री में अलग अलग होते हैं, उसके वॉग्यू मतलब उसके प्रथा प्रचलन के अनुसार अलग अलग होते हैं। ठीक है, द सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ द पीपल। जो सोसाइटी है सारे लोगों को तो खुश नहीं कर सकती, देयरफॉर इट हैज़ टू डिसाइड हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इसलिए वो डिसाइड कर कौन से लोग सबसे ज़्यादा टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस को यूज कर सकते हैं, गुड्स ऑफ जो भी आउटपुट होंगे उसको ज़्यादा यूज हो, उसी हिसाब से सोसाइटी हैज़ टू मेक चॉइस ऑफ वेदर लग्जरी गुड्स या नॉर्मल गुड्स। सोसाइटी चूज करती है कि हमें लग्जरी गुड्स चाहिए या नॉर्मल गुड्स चाहिए, हैव टू बी प्रोड्यूस करना चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन डायरेक्टली रिलेट टू द परचेजिंग पावर ऑफ द कंपनी। ये क्या बनाता है, ये परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी बना देता है। अगर नॉर्मल गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉर्मल, लग्जरी गुड्स फ्यू सेगमेंट्स। क्लियर, तो नॉर्मल गुड्स पे ज़्यादा ही परचेजिंग पावर ऑफ इकोनॉमी हो जाएगा। समझ में आता है। 3 क्वेश्चन है जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। क्लियर हो गई बात, सेंट्रल प्रॉब्लम तीनों क्लियर हो गए। अब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल यहाँ पे डिटेल कोर्स कराया जाएगा, आपको कहीं सब्सक्रिप्शन से कुछ नहीं, आपको पूरे नोट्स के साथ यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आप लोग इस वीडियो को कृपया करके अंत तक देखते रहें, ताकि और भी इस क्लास को और भी ज़्यादा बेटर बनाया सके आप लोग के सहयोग से। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे किस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम्स कितने टाइप्स होते हैं। तो आप लोगों को पता है कैपिटलिज्म, आप लोग 11-12 में भी पढ़ चुके हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। 2 और ऐड हो जाते हैं जो इस दोनों के मतलब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के निकट में आते हैं, कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म। दोनों एक विचारधाराएं हैं जो इन तीनों टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मेन यही है, ये तो दोनों इनके तहत बने हुए हैं जो कम्युनिज्म एंड मार्क्सिज्म। ठीक है, तो कैपिटलिज्म
इसमें आपको कैपिटल से ही पता चल रहा है कि पूंजी यानी प्राइवेट कंपनी, सोशलिज्म, गवर्नमेंट, सोसाइटी, इनका प्रॉफिट मोटिव होगा, ये सोशल वेलफेयर चाहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी जो दोनों का मिक्सअप होगा। क्लियर है? तो हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार कैपिटलिज्म क्या होते हैं। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री इंटरप्राइजेस। किस पे चलता है? फ्री इंटरप्राइजेस। किस प्रिंसिपल चलता है? फ्री इंटरप्राइजेस। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटलिज्म कैसे इकोनॉमिक सिस्टम में? ऑप्शन रहते हैं फ्री इंटरप्राइजेस, या इसे पूछे फ्री इंटरप्राइजेस कौन से ऐसे इकोनॉमिक टाइप्स है? तो कैपिटलिज्म इट इज़ द बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम टाइप्स। ये क्वेश्चन हर बार आता है। इंडिविजुअल ऑनरशिप इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स। इसमें क्या होता है? प्राइवेट होते हैं तो इसमें इंडिविजुअली फीचर्स होते हैं, इंडिविजुअली ऑनरशिप्स होते हैं। ठीक है? विथ कंट्रोल एंड कमांड ओवर रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या होता है? कंट्रोल्स और कमांड दोनों रिसोर्सेज पे इन लोग के इंडिविजुअल्स के रहते हैं। इंडिविजुअल कैन कंडक्ट एनी टाइप ऑफ बिजनेस। यहाँ पे फ्री इंटरप्राइजेस का ही मतलब है कि यहाँ पे आप कोई भी बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, इसलिए इसे फ्री इंटरप्राइजेस बोला गया। इन सच सिस्टम द मार्केट फोर्सेज डिटरमाइन द रिसोर्सेज एलोकेशन एंड प्राइस। ये सिस्टम क्या करता है? मार्केट फोर्सेस के अनुसार ये क्या करता है? रिसोर्सेज को एलोकेट करता है और प्राइस को भी अपने अनुसार सेट करता है। इस प्राइस को सेट करना मतलब यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। अब जो मन करेगा वो प्राइस लोग लगा देंगे। यहाँ पे क्या होगा? मार्केट क्या होगा? मोनोपोली क्रिएट कर देगी। ये इसकी पहली वीकनेस हो जाती है कैपिटलिज्म के होने से कि ये मोनोपोलीज क्रिएट कर देगा। अब ना चाहते हुए भी उतना मुझे पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस को इन्होंने सेट किया वो क्या बना देगा? मोनोपोलीज क्रिएट कर देगा। दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स टुगेदर डिटरमाइन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। डिमांड और सप्लाई के अनुसार हम लोग पता लगाते हैं कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। ठीक है? तो प्राइस मैकेनिज्म इज द न्यूक्लियस ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। देखिए प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइस मैकेनिज्म इज द न्यूक्लियस ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। जो मन वो प्राइस लोग जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सारे कमांड्स और कंट्रोल किसके हाथ में होते हैं? इंडिविजुअल प्राइवेट ओनरशिप्स के। क्लियर? इसमें सरकार दखल नहीं कर पाती है। अब क्या हुआ? एडम स्मिथ ने गाइड किया था एलोकेशन की। इट डीम द मार्केट डज गुड जॉब ऑफ डिटरमाइनिंग व्हिच सेक्टर रिसीव द कैपिटल एंड हाउ मच। इसमें क्या होता है? जो एडम स्मिथ ने बोला कि इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो डिटरमाइन किया जा सकता है कि इसमें कितना रिसोर्सेज बनाना है और कितनी पूंजी लगानी है। क्लियर? इट इज़ द बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ये क्या है? बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है बिकॉज क्योंकि इट हैज़ ए न्यूमरियस बेनिफिट। इसके पास बहुत सारे बेनिफिट, क्योंकि फ्री इंटरप्राइज कोई भी आकर अपना बिजनेस कर सकता है, जो मन वो प्राइस कर सकता है वो। मतलब इसमें एक वीकनेस ये हो जाता है कि जो रिच होते हैं वो बिकम्स रिचर होते जाते हैं और जो पुअर होते हैं वो और पुअर होते जाते हैं, गरीब होते जाते हैं। क्लियर? तो न्यूमरियस बेनिफिट है इसमें। कोई भी अगर आया तो बिजनेस अपने हिसाब से सेट कर सकता है एंड क्रिएट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हो फॉर इंडिविजुअल इन सोसाइटी एंड गिविंग पावर ऑफ द नेशन। और नेशन को आगे बढ़ाने का भी पावर होता है। क्लियर है? कैपिटलिज्म समझ में आई? कैपिटलिज्म पूंजीवाद से होता है। पूंजीवाद क्या है? जो प्राइवेट ओनरशिप होता है। प्राइवेट ओनरशिप के पास आप सोच लो, वो पैसे और कमांड जब एक साथ हो जाए तो बिजनेस को तो आगे बढ़ा ही सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाए तो जो गरीब होते हैं वो एकदम गरीब होते जाएंगे, उनको खरीदने के लिए फिर पैसे नहीं रहेंगे, और जो रिच वो रिच होते जाएंगे। इसलिए सिस्टम फिर क्या होना पड़ा? फिर बंद करना पड़ गया। तो इसके वीकनेस हम लोग देख लेते हैं। वीकनेस कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन वेरिएबल फाउंड इन कैपिटल सी। इनइक्वालिटी मतलब जो रिच होंगे वो और रिच होते जाएंगे, रिचर हो, और जो पुअर और गरीब होते जाएंगे। क्लियर? इनइक्वालिटी क्रिएट होने लगती है। मोनोपोली इन कैपिटल वेरी हाई। इसमें क्या होता है? मोनोपोलीज भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इसकी कैपिटलिस्ट की यही मतलब खामियां की वजह से इन्हें हटाना पड़ेगी, कैपिटलिस्ट इस सिस्टम को बंद करना पड़ा। नेक्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डू नॉट ऑलवेज स्टे इन पैटर्न ऑफ ग्रोथ। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो एक पैटर्न में तो चल नहीं सकती है। कभी रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, कभी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कभी कम हो जाएगा, तो एक पैटर्न पे तो चलेगी नहीं कैपिटलिस्ट। और एक पैटर्न ना चले कि स्ट्राइक मूवमेंट, बहुत सारे जो पॉलिसीज़ इसके तहत भी हो सकता है। ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इग्नोर एडवर्स एक्सटर्नल आउटकम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है? इग्नोर कर देती है
कि हमें आउटकम क्या मिला, उससे उनको कोई मतलब नहीं कि सोसाइटी ये चाह रही है कि नहीं चाह रही। उनको क्या सिर्फ मोटिव इसका क्या रहता है, सिर्फ प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट। द कैपिटलिज्म रिक्वायर कंजप्शन टू बी सक्सेसफुल। कैपिटलिज्म क्या है, कंजप्शन बहुत अच्छा खासा होता है कि आप प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, कंजप्ट हो रहा है जो, और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो आपको आउटसाइड वर्ल्ड्स में भी भेजे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा कर प्रोडक्ट बनाया जाता है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड भी जा सके। द कैपिटलिस्ट अप्रोच डज नॉट कंसिडर ऑनगोइंग अपॉर्चुनिटी। कैपिटलिस्ट कैन क्रिएट मोर सेग्रेशन। कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, मोर सेग्रेशन, बीच में डिफरेंसेस बहुत ला देते हैं प्रोडक्ट्स के भी, और ये इनइक्वालिटी में भी, लोगों के बीच में भी। अब कुछ लोगों के पास आप चले जाए तो मर्सिडीज है, कुछ लोगों के पास वैगनआर है, एकदम सेग्रेशन क्रिएट कर दिया। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग, क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्राइवेट ऑनरशिप होती है, सही बात है। कैपिटलिज्म में क्या होती है, प्राइवेट ऑनरशिप होती है। एंटरप्राइजेस फ्री होते हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉफिट मोटिव होती है, सही बात है। कैपिटलिज्म है, प्राइवेट है, तो भाई प्रॉफिट मोटिव तो होगी, प्रॉफिट मोटिव होगी। नेक्स्ट कंपटीशन हाई रहते हैं, कंपटीशन यहाँ पे हाई रहते हैं क्योंकि एक जैसे बिजनेस बहुत हो जाते हैं और सब अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे, तो कंपटीशन क्या होती है, हाई होती है। प्राइस मैकेनिज्म होती है, प्राइस अपने अनुसार ये लोग सेट कर देते हैं ताकि मोनोपोलिस क्रिएट हो जाती है इसके तहत। फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, यहाँ पे फ्रीडम होगा अपने ऑक्यूपेशन को चूज करने का। क्लियर है। अब जैसे कोई भी बिजनेस, कोई है, कोई कपड़े की दुकान खोलना चाहते हो, कपड़े की दुकान है, उस गली में कपड़े की दुकान खोले, कंपटीशन एकदम देख लो कि आप एकदम मतलब हाई है। क्लियर। मिनिमल गवर्नमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो होती है बहुत कम होती है, तो इसलिए कैपिटलिज्म को इफेक्ट नहीं डाल पाता है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब है कि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर करके गुड्स को और भी ज़्यादा बेटर और इफ़िशिएंट बनाए जाते हैं, इसलिए इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। तो समझ में आए कैरेक्टरिस्टिक कैपिटलिज्म में, समझ में आए। प्राइवेट ओनरशिप, फ्री इंटरप्राइजेस, प्रॉफिट मोटिव, कंपटीशन, प्राइस मैकेनिज्म, फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, मिनिमल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, जो कि है सोशलिज्म। सोशलिज्म जो गवर्नमेंट के द्वारा, सोसाइटी द्वारा चलाया जाता था, ये हम लोग इस पर पढ़ लेते हैं इसको एक बार। अंडर सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। क्लियर है। गवर्नमेंट के तहत ये काम होता है। अकॉर्डिंग टू पॉल एम स्विजी क्या बोलते हैं कि सोशलिज्म जो है एक कंप्लीट सोशल सिस्टम है। क्या है, कंप्लीट सोशल सिस्टम है which differ from capitalism not only in absence of private ownership of mean of production but also in a basic structure and mode of functioning। इसमें ये बोला कि ये कैपिटलिज्म के अब्सेंस में इतना डिफर नहीं करता, बस उसके स्ट्रक्चर और मोड ऑफ फंक्शनिंग को फॉलो करता है, उस हिसाब से गुड्स बनाते हैं, पब्लिक वेलफेयर को देखते हुए नज़र में रख के गुड्स बनाए जाते हैं। ठीक है। सोशलिज्म इज ए पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन अ पब्लिक ओनरशिप, ठीक है, ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। दोज मीन्स इंक्लूड द मशीनरी, टूल्स, फैक्ट्री यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स दैट एम टू डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। इसमें वही सब चीज़, मशीनरीज, टूल्स, फैक्ट्रीज बनाए जाते हैं या गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो ह्यूमन्स के नीड्स को पूरा कर किया जा सकता है। कैपिटलिज्म भी यही करती है, लेकिन वो मनचाहा प्राइस, कंपटीशंस बहुत ज़्यादा एकदम उसमें रहते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता हमें क्या ले क्या नहीं ले। इसमें क्या है कि इसमें आपको कम मात्रा में इंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे, लोगों का विश्वास रहेगा कि नहीं ये हमारे लिए कम पैसे में बनेंगे, लोगों की ज़रूरतों को पूरा ईजिली हो सकता है। क्लियर। एक बार इसको आपने पढ़ लिया, फिर आता है ओरिजिन ऑफ सोशलिज्म का आखिर क्यों उद्भव क्यों सोशलिज्म आया मार्केट में, क्यों कैपिटलिज्म की वीकनेस की वजह से आई। तो क्या हुआ कि 18 और 19 सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, इन्होंने क्या किया, अपने प्राइसेस को, अपनी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा हाई कर दिया कि जो फैमिलीज हैं
वो रिचेज क्विकली बहुत जल्दी अमीर होते गए, और जो गरीब है और ज़्यादा गरीब होते गए, जिसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई, बढ़ गई। यूरोपियन कंट्रीज में वहाँ पे इतने ज़्यादा कैपिटलिज्म हो गए, इतने ज़्यादा मतलब ग्रो हुआ, इतना तेज़ी से गुड्स प्रोड्यूस, और ये सब मतलब जो रिच थे एकदम रिच होते गए, और जो गरीब थे वो और गरीब होते गए, क्योंकि वो उनके इनकम के मुकाबले वो गुड वो खरीद ही नहीं सकते थे। तो क्या हुआ कि अब इस चीज़ को देखा गया कि भाई ये तो बहुत गलत हो जाएगी, इकोनॉमिक कंडीशन ही एकदम ख़राब हो जाएगी। तो यहीं से आपको ओरिजिन ऑफ सोशलिज्म जो बनते हैं, उसके बाद जो फेमस थिंकर लोग आते हैं, जो उनका नाम रॉबर्ट ओवेन है, हेनरी डे सेंट सिमन है, कार्ल मार्क्स है, व्लादिमीर लेनिन है। इट इज प्राइमरली लेनिन हु एक्सपाउंडेड द आइडिया ऑफ अर्लियर सोशलिस्ट एंड हेल्प ब्रिंग सोशलिस्ट प्लानिंग टू द नेशन लेवल आफ्टर 1970 बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रसिया। 1970 में जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था रसिया में, उसके बाद इन्होंने सोशलिस्ट का नया फरमान जारी किया, नए रिसर्च आए। क्लियर? करेक्टरिस्टिक हम लोग देख लेते हैं सोशलिज्म का। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ओनरशिप, सेंट्रल प्लानिंग। यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा, जो प्लानिंग होंगे वो सेंट्रल होंगे, केंद्र शासित। सोशल वेलफेयर के तहत यहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, सोशल वेलफेयर। रिस्ट्रिक्शन ऑक्यूपेशन में रिस्ट्रिक्शन होगा कि आप कोई भी आके आप बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते। क्लियर? फिक्सेशन ऑफ वेजेज एंड प्राइसेस, यहाँ पे जो गुड्स के प्रोडक्ट होंगे या लेबर्स के जो मजदूरियाँ होंगी, वेजेज होंगे, वो सब फिक्स होंगे। कंपटीशन एकदम बिल्कुल ही अब्सेंस रहेगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। क्लियर? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड फ्रीडम ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, और फ्रीडम रहेगा कंजप्शन और प्रोडक्शन में। ये होती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म की। क्लियर है? तो हम लोग एक डिफरेंस में भी पता लग जाएगा कि इसमें क्या है। तो हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में, कि प्रोडक्शन इज ऑन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। क्लियर? अर्थ प्रोडक्शन ऑन्ड बाय गवर्नमेंट, ये प्राइवेट के द्वारा बनता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा। द इनकम इज डिटरमाइंड बाय फ्री मार्केट फोर्स, जो इनकम यहाँ पे जो मार्केट फोर्सेज हैं उनके तहत जनरेट होती है, जबकि यहाँ पे इनकम सच टाइप ऑफ इकोनॉमी आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली सबको मिलेगा, जितनी जिसकी जरूरत है उतनी मिलेगी। प्राइसेज आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे क्या है, प्राइसेज डिटरमाइन होते हैं सिर्फ डिमांड और सप्लाई से, कि डिमांड अगर हाई हुई तो प्राइसेज भी हाई कर देंगे। क्लियर? डिमांड अगर हाई हुई तो प्राइसेज भी अगर हाई हो जाएंगे। और प्राइसेज यहाँ डिसाइड होते हैं सेट बाई गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे कोई डिमांड और सप्लाई हाई बात है ही नहीं, जो प्राइस फिक्स है वो फिक्स रहेंगे। फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन, यहाँ मार्केट कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहने की वजह से यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम रहेगा। लिमिटेड टैक्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इनकम, यहाँ पे टैक्सेस में क्या होता है, ये इंडिविजुअली इनकम से ही वो लोग क्या करते हैं, अपने टैक्स को कम कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे हाई टैक्स होता है पे फॉर पब्लिक सर्विस, ताकि पब्लिक सर्विस को पे किया जा सके। क्लियर है? आप लोग डिफरेंस एक बार देख लीजिए, नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ये दोनों का मिक्सचर है, दोनों के मिक्सचर के तहत बनाया गया। दैट इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट, वहाँ पे ऐसी मार्केट जहाँ पे दोनों प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिल के काम करें। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा, रिस्ट्रिक्शन भी रहेगा, लेकिन उनकी नीति के अनुसार, उनकी पॉलिसी के अनुसार प्राइवेट को वो काम करना पड़ता है, न ज़्यादा हाई कर सकते हैं न ज़्यादा लो कर सकते हैं। ठीक है? तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम द कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ कैपिटलिस्ट मार्केट बेस्ड सिस्टम। जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या है, दोनों कंबाइन, कैपिटलिस्ट और मार्केट बेस्ड सिस्टम विद सोशलिस्ट। ठीक है? कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, इट मिक्सेज एलिमेंट्स सच एज प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, फ्री ट्रेड एंड प्राइवेटाइजेशन विथ सोशलिस्ट एलिमेंट्स सच एज रेगुलेशन एंड वेलफेयर स्टेट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे प्राइवेट की प्रॉपर्टी राइट होंगे, फ्री ट्रेड भी रहेंगे, प्राइवेटाइजेशन भी रहेगा, साथ में सोशलिस्ट के जो रेगुलेशंस होंगे, वेलफेयर होंगे स्टेट के, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि लोगों को कितना गुड्स मिलना चाहिए, लोगों को कितना इनकम मिलना चाहिए, साथ में ये मतलब बराबरी के साथ चलेंगे। द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज एडॉप्टेड, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अब एडॉप्ट किया गया द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन 1948 के बाद। क्लियर? मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडिया में, इंडिया की जो इकोनॉमी वो कैसी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है।
लेकिन कब इसको लागू कब किया गया? तो फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1948 के बाद। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ लेते हैं। तो कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, स्टेट पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेट का भी पार्टिसिपेट रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज कंट्रोल भी किया जाता है और ऑनरशिप भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसको देना है किसको नहीं देना है। डायरेक्ट द इन्वेस्टमेंट इन सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट एंड चैनल, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सोशल के तहत होगा, लोगों को ध्यान में रख के होगा। स्कोप फॉर अचीविंग बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे जो भी होंगे यहाँ पे बैलेंस ऑफ इकोनॉमी BOP बनाए जाएंगे। बैलेंस इकोनॉमी को क्या किया जाएगा? बैलेंस रखा जाएगा। ठीक है, अल्टीमेट कंट्रोल रेगुलेशन इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे जितने सारे कंट्रोल्स होंगे और रेगुलेशन होगा वो किसके हाथ में होगा? प्राइवेट के हाथ में नहीं होगा, गवर्नमेंट के हाथ में होगा। क्लियर, ताकि कोई मनमानी ना कर सके प्राइवेट ऑनरशिप। कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे कोऑपरेशन होगा, मतलब दोनों मिल के अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना काम करेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों लोग मिल के काम करेंगे। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ठीक है, अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं, जो कि है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म किसके था? तो मार्क्सिज्म एक सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलोसफी। मार्क्सिज्म क्या है? एक राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दर्शन है जो किसके नाम के बाद आता है? कार्ल मार्क्स के बाद नाम, कार्ल मार्क्स के नाम पे वो आता है मार्क्सिज्म। ठीक है, मार्क्सिज्म इनके ही नाम से इस सिस्टम का नाम रखा गया मार्क्सिज्म। इट एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आर्गू फॉर वर्कर रिवॉल्यूशन टू ओवरटर्न कैपिटलिज्म फॉर। इसमें क्या हुआ कि जो वर्कर से इतने ज़्यादा स्ट्राइक की होगी, जो कैपिटलिस्ट थी वो बाहर की टेक्नोलॉजी मंगाने लगी, ताकि अब उसकी वजह से क्या हुआ, लेबर जो हो गए विदाउट वर्क हो गए, उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। तो इन लोग के स्ट्राइक के बाद ये मार्क्सिज्म में आया। मार्क्सिज्म बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, सोशल भी और पॉलिटिकल थ्योरी, विच इनकम्पासेस मार्क्सिस्ट क्लासेस, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड मार्क्सियन इकोनॉमिक। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसकी? मार्क्सिस्ट क्लासेस और मार्क्सियन इकोनॉमिक्स के। ठीक, The Marxism was the first public formulated in 1814, the pamphlet The Communist Manifesto by Karl Marx and Friedrich Engels। इन लोग एक मैनिफेस्टो निकला था, उसमें इन्होंने जिक्र किया था मार्क्सिज्म का, विच ले आउट द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड रिवॉल्यूशन, जिसमें बताया गया था कैसे लोग स्ट्रगल हुआ था और रिवॉल्यूशन क्रिएट हुए थे, आंदोलन हुए थे वो अपने हक के लिए। तो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक फोकस ऑन द क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म, यहाँ पे जो मार्क्सियन है वो किस पे फोकस करते हैं? जो कैपिटलिज्म की बुराइयाँ हैं उस पे ज़्यादा फोकस किया गया, विच कार्ल मार्क्स रोट अबाउट द हिज दास कैपिटल, जो कि उन्होंने लिखा है एक किसके दास कैपिटल के बुक, इन हिज बुक पब्लिश जो 1867 में हुआ था। उसमें मार्क्सिज्म का आपको अच्छा खासा मिला था। जब कैपिटलिज्म इतना बढ़ गया था कि लोग स्ट्राइक उतर गए थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होने लगी, जिसकी वजह से लेबर्स और पेमेंट सबके कम हो गए थे, वेजेस कम हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गया था, जो अमीर थे वो अमीर होते गए और जो गरीब था वो और भी ज़्यादा गरीब होता गया। तो इस आंदोलन के बाद ये कार्ल मार्क्स ने जो भी धारणाएं क्रिएट की उसी का नाम दिया गया मार्क्सिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म मार्क प्रेडिक्शन। कम्युनिज्म क्या है? एक धारणा है किसका? मार्क्स का। एट द फॉल ऑफ कैपिटलिज्म, जब कैपिटलिज्म गिरा तब, मतलब सोशलिज्म और कम्युनिज्म से रिलेटेड है ये। तो मार्क्स आर्ग्यूड दैट द व्हेन इनइक्वालिटी इन सोसाइटी में जब इनइक्वालिटी हुई विद द क्लास स्ट्रगल शुड अल्टीमेटली शुड द डेथ ऑफ नेल ऑफ कैपिटलिज्म, जैसे ही कैपिटलिज्म गिरा, इज द व्यू दैट व्हेन कैपिटलिज्म फॉल द कम्युनिज्म विल इमर्जेज इन विच द लेबर विल लीड द कंट्री। जैसे ही कैपिटलिज्म गिरा तब उसी टाइम से, उसी वजह से क्या हुआ कि वो कम्युनिज्म आया और बोला कि इसमें क्या होगा, कंट्री को कौन लीड करेगा? अब से लेबर्स लीड करेंगे। क्लियर है? जो मजदूर लोग हैं, जो लेबर्स लोग हैं, वो लोग अब लीड करेंगे, यानी सोशली हो गया, एकदम फुली सोशलिज्म बनने लगा। द गवर्नमेंट विल ऑन ऑल रिसोर्सेज एंड डिटरमाइन द नीड्स ऑफ सोसाइटी। जो गवर्नमेंट से वो क्या करें, जो भी रिसोर्सेज होंगे वो लोगों की ज़रूरत के अनुसार बनाई जाएगी। इट विल आल्सो डिसाइड वेरियस अदर इशू ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो इंपॉर्टेंस।
बड़े और छोटे पैमाने पे भी इसको डिसाइड किया जा सकता है। गवर्नमेंट विल टर्न आउट टू द कस्टोडियन ऑफ द सोसाइटी एंड प्योर कम्युनिस्ट सोसाइटी। पूरा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कैपिटलिस्ट हट के वो पूरा कम्युनिस्ट सोसाइटी बना दिया। पीपुल्स विल लीड टू लाइफ वेयर बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट द्वारा बेसिक नेसेसिटी दी जाती थी वो लोगों को मिलने लगी। अनएम्प्लॉयमेंट विल बी वेरी लो। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट एकदम कम हो गया, लोगों को रोजगार मिलने लग गया। एंड एवरीवन इज ऑक्युपाइड इन सम एवोकेशन और अदर। सभी लोग किसी न किसी काम में व्यस्त हो गए। इन कम्युनिस्ट इकोनॉमीज द ग्रो ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हु रन द इकोनॉमी इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। जो कम्युनिस्ट बना वो किसके तहत हुआ, सिर्फ सोसाइटी के मद्देनज़र को देख के, सोसाइटी को नज़र में रख के उसे बनाया गया कम्युनिस्ट क्रिएट हुआ। क्योंकि कैपिटलिज्म इतना ज़्यादा मतलब उसकी वीकनेस हो गई कि वो शुरुआत में तो बहुत अच्छी थी कि कंपनी हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को भी बढ़ा रही थी और बाहर से भी बहुत अच्छा खासा मतलब प्रोडक्शन इंपोर्ट हो रहे थे, एक्सपोर्ट हो रहे थे सॉरी। तो लेकिन ये क्या हुआ कि अब वो लोग जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करें तो पूंजी भी बढ़ती जाएगी, उन लोगों का पैसा भी मतलब होने जा रहा है। तो वो लोग क्या करने लगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, लेबर्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट होने लगे। लेबर्स अनएम्प्लॉयमेंट होने लगे लोगों को, और जो अमीर थे वो तो और भी ज़्यादा अमीर होने लगे, और जो गरीब होते गए, जिसकी वजह से वो लोग उस प्रोडक्ट को, उन लोगों की जो ज़रूरतें थी, नेसेसिटी थी, वो पूरी नहीं हो सकती थी। जैसे ही फॉल हुआ कम्युनिज्म आ गया। कम्युनिज्म बोला कि नहीं अब से अब क्या होगा, लेबर्स जो होंगे लीड करेंगे। और यहीं अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही कम्युनिज्म आया यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलने लगे, लोगों की ज़रूरतें पूरा होने लगी। क्लियर है। नेक्स्ट, तो डिफरेंस बिटवीन मार्क्सिज्म एंड कम्युनिज्म क्या है कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो बेस है किस पे, कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पे, जो मार्क्सिज्म कहलाता है। और कम्युनिज्म में क्या है, अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इज नॉन एज कम्युनिज्म। ये मार्क्सिस्ट के मतलब जितने भी मार्क्सिज्म में लोग थे, जिन्होंने सोशल थिंकर थे, उनके आइडियोलॉजी पे पूरा जो क्रिएट हुआ वो कम्युनिज्म है। ठीक है। मार्क्सिज्म कैन बी कंसिडर एज अ थ्योरी। मार्क्सिज्म क्या है, सिर्फ एक थ्योरी है, जबकि कम्युनिज्म का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जो सोसाइटी पर लागू किया गया। ठीक है। द फ्रेमवर्क ऑन विच स्टेट इज डेवलप्ड इन नॉन एज मार्क्सिज्म। जो फ्रेमवर्क बना स्टेट के लिए वो मार्क्सिज्म कहलाया। जबकि स्टेटलेस सोसाइटी वेयर द पीपुल्स आर कंसिडर इक्वल एंड ट्रीटेड इक्वली इज कन्नो, जहाँ पे लोगों को इक्वल ट्रीट किया गया वो कम्युनिज्म बना। मतलब समुदाय, कम्युनिज्म का मतलब क्या है, कम्युनिटी, समुदाय क्रिएट हो गए, लोगों का ही यहाँ पे बोलबाला होने लगा। और नेक्स्ट है इसमें वन में नॉट से दैट द बर्थ ऑफ मार्क्सिज्म डिपेंड ऑन द कम्युनिज्म। यहाँ पे बोलता है कि जो मार्क्सिज्म है वो कम्युनिस्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कम्युनिज्म क्या है, आल्सो बिलीव इन द सेम ट्रांसफॉर्म बट द, लेकिन जो कम्युनिज्म है वो क्या है, यहाँ पर निश्चय में लिखा है द वेरी एग्जिस्टेंस बर्थ ए कम्युनिस्ट डिपेंड ऑन मार्क्सिज्म। लेकिन जो कम्युनिज्म है वो डिपेंड है। ठीक है। मार्क्सिज्म कम्युनिस्ट पर डिपेंड नहीं है, लेकिन कम्युनिज्म मार्क्सिज्म की धारणा पे डिपेंड करके उस सोसाइटी में लागू किया गया, इसलिए ये डिपेंडेंट है। क्लियर। और एक पॉइंट और है इसमें, जो कम्युनिज्म इज आल्सो बिलीव इन द सेम ट्रांसफॉर्मेशन बट द डिफरेंसिंग फैक्टर बिटवीन द टू इज द पाथ दैट नीड द टेकन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। ये कम्युनिस्ट क्या है, किस बिलीफ पे करता है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव पे ज़्यादा बिलीव्स करता है, जो बदलाव होने चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस ये लोग करते थे। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये इतना है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट का दूसरा टाइप से। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि इसको और भी ज़्यादा बेटर हम लोग बना सकें। आप लोग कमेंट ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सो आज के लिए धन्यवाद। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि और इस क्लास को और भी ज़्यादा बेटर बनाया जा सके। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोगों के कमेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाएं ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। और ये कोई चैनल कोई पेड है नहीं, तो आप लोग कहीं और जाने की जब इस पर फुल कोर्सेज कराए जाएंगे फुल क्लासेस के साथ। तो सो इस चैनल पे बने रहें। तो धन्यवाद।